Hello students, I hope you all are fit and fine at your home. So this is the last video of this chapter bete. We are reading the second chapter of our history book and the name of the chapter is From Trade to Territory. So in this chapter beta we have read about the various aspects that how Britishers have firstly came for trade and after that they followed various policies and they annexed the various territories of India. So today we are starting from setting up a new administration, मतलब नए शासन की स्थापना. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of many important figures who played a सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. सो बेटे हमने यहाँ पे क्या रीड किया है कि किस तरह से उस समय पे जो वॉरेन हेस्टिंग थे कंपनी के ताकत को बढ़ाने में उनका बहुत अहम भूमिका उन्होंने अदा की. सो बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. तो वॉरेन हेस्टिंग के रूलिंग पीरियड में कंपनी ने न सिर्फ बंगाल पर अपना कब्जा किया बल्कि बम्बई और मद्रास में भी उन्होंने पावर अटेन करी, पावर हासिल करी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. तो उस टाइम पे बेटा जितने भी ब्रिटिश इलाके थे उन पर रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई, प्रशासकीय इकाइयाँ बनाई गई जिन्हें हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं. सो प्रेसिडेंसीज, देर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. तो उस टाइम पे 3 ऐसे मेन पॉइंट्स थे, 3 ऐसी मेन जगह थी जहाँ से ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो एडमिनिस्टर करते थे. ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल. तो बेटे जितनी भी प्रेसिडेंसी थी हर एक पर शासन गवर्नर का होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होते थे. जो सुप्रीम पावर होती थी प्रेसिडेंसी की वो कौन होते थे? गवर्नर जनरल. सो वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस. तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे बेटे उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में भी उनके सुधार जो थे उनके बारे में ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है, बताया गया है. सो फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टाब्लिश्ड. तो न्याय की व्यवस्था में उन्होंने जो चेंजेस किए थे, नए सुधार किए थे, वो यहाँ से हम रीड कर रहे हैं कि 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई और इसके अकॉर्डिंग ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स. एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम फौजदारी अदालत के रूप में पढ़ रहे हैं और एक सिविल कोर्ट जिसको हम दीवानी अदालत के रूप में जानते हैं. तो बेटे ये 2 तरह की कोर्ट उस टाइम पे लगाई गई. मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. तो बेटे जितने भी हमारे उस टाइम पे दीवानी अदालतों के जो मुखिया थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और जो मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे. ठीक है, तो मेन अध्यक्ष कौन होते थे? सिविल कोर्ट के जो कलेक्टर होते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के वो, और मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो भारत के कानूनों की व्याख्या करते थे. The criminal courts were still under a काजी and a मुफ्ती but under the supervision of the collectors. तो बेटे यहाँ पे बताया गया जो क्रिमिनल कोर्ट थे जिनको हम फौजदारी अदालत बोलते हैं, तो उनमें जो मेन हेड थे मतलब जो जज थे वो कौन थे? काजी. और मुफ्ती एज अ लॉयर, जैसे हमारे वकील होते हैं उसी तरह से मुफ्ती वर्क करते थे. लेकिन ये किसकी देख रेख में वर्क करते थे? कलेक्टर्स की देख रेख में. ठीक है, तो यहाँ पे बेटे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्रिमिनल कोर्ट था, फौजदारी अदालत जो थी, उसमें काजी और मुफ्ती वर्क करते थे कलेक्टर की देखरेख में, और जो दीवानी कोर्ट थी, दीवानी अदालत सिविल कोर्ट जो थी, वहाँ पर यूरोपियन कलेक्टर्स के
को अध्यक्ष बनाया गया था और वहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम्स पंडित थे वो अलग अलग कानूनों की व्याख्या करते थे। सो ये बेटा यहाँ पे बताया गया है। नीचे बेटे पिक्चर में दिखाया गया है कि उस टाइम पे जो वॉरेन हेस्टिंग थे 1785 में जब वो इंग्लैंड लौटे तो एडमंड बर्के नाम की ये जो जगह है ये बंगाल पर शासन न, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बंगाल पर ढंग से शासन नहीं किया। तो बेटे किसी भी ब्रिटिशर पर जब कोई आरोप लगाया जाता था तो वो हाउस ऑफ कॉमन में अपनी जो हाउस ऑफ कॉमन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था, जो यहाँ पे पिक्चर शो की गई है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वॉरेन हेस्टिंग के बारे में शो की गई है, जो कि ये मुकदमा उनका 7 साल तक चला। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, a major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different school of धर्मशास्त्र। अब बेटे ये जो न्याय की नई व्यवस्था शुरू की गई थी, नई न्याय व्यवस्था शुरू की गई थी, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग स्थानीय जो कानून थे उनकी अलग अलग व्याख्या कर देते थे, तो उससे दिक्कतें आती थी। सो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड in 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो क्या हुआ बेटे 1775 में 11 पंडितों को, मतलब ये जो डिफरेंसेस आ जाते थे, अलग अलग जो ब्राह्मण पंडित थे वो अलग अलग व्याख्या कर देते थे, तो उससे जो डिफरेंसेस आ जाते थे उनमें समानता लाने के लिए क्या वर्क किया गया, 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को बोला गया, एक डाइजेस्ट तैयार करने को बोला गया। सो एन.बी. हालहेड जो थे इन्होंने इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। यहाँ पे दे रखा है बेटे, एन.बी. हालहेड जो थे, एन.बी. हालहेड नाम के एक ब्रिटिशर ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। तो अब यूरोपियन जजेस के फ़ायदे के लिए 1778 में मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। तो पहले बेटे क्या होता था, जो हिंदू और मुस्लिम पंडित थे ब्रिटिशर्स को उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, कोई कानून सही बता देता था, कोई किसी को गलत बता देता था, तो उससे प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब हर चीज़ को समान करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनके लिए एक संकलन तैयार करवा लिया था, एक संहिता तैयार करवा ली थी, एक तरह से एक बुक तैयार करवा ली थी जिसमें कि हिंदूज़ के कानून अलग लिखे गए थे और मुस्लिम्स के कानून अलग लिखे गए थे। सो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट was established while a court of appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था बेटे उसके अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके अलावा एक कलकत्ता में अपील करने की अदालत, जिसको सदर निजामत अदालत के नाम से जाना जाता है, उसकी भी स्थापना करी गई। सो द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। सबसे बड़ी जो उस टाइम पे ओहदा होता था किसी भी भारतीय डिस्ट्रिक्ट में, वो किसका होता था, कलेक्टर का। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। तो उस टाइम पे बेटे जो भी कलेक्टर होता था उसका मुख्य काम क्या होता था, रेवेन्यू और टैक्स को इकट्ठा करना, और वो किसकी हेल्प से, जितने भी हमारे जजेस होते थे, न्यायाधीश होते थे, या पुलिस अधिकारी होते थे, या दरोगा होते थे, उनकी सहायता से अपनी डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम उनका होता था। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटे, उनका जो कार्यालय था कलेक्ट्रेट, जो कि कलेक्टर का कार्यालय ऑफिस था, वहाँ पर पावर और पैट्रनेज मतलब सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे कि जितने भी पुराने केंद्र थे वो धीरे धीरे कम हो गए। सो ये इफ़ेक्ट हुआ बेटे उस टाइम पे रिलीजन में
और जो नए शासन की स्थापना की थी उसके अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपनी आर्मी। तो कंपनी की जो आर्मी थी वो किस तरह से ली गई थी। सो colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength। तो हालांकि बेटे कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी पावर थी वो क्या थी, उनकी सैनिक ताकत। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सैनिक ताकत के बलबूते पे ही बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, टीपू सुल्तान को हराया, फिर मराठास को अपने कब्जे में किया। तो ये सभी काम उन्होंने सैनिक शक्ति के बल पर ही किया। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, दैट इज़ पैदल सोल्जर्स। तो उस टाइम पे बेटे जो मुगल सेना थी, हम यहाँ पे मुगल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने मुगल से कुछ सीख ली थी, इस वजह से। तो जो मुगल सेना थी उनमें दो तरह के फौज होती थी, एक तो घुड़सवार जो कि घोड़ों पर सवार सैनिक होते थे, और दूसरी थी बेटा इन्फेंट्री जो कि पैदल सेना थी। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। तो उन सभी को तीर चलाने की और तलवारबाजी में ट्रेनिंग दी जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। तो अब क्या हुआ बेटे, जो सेना थी, सेना में जो घुड़सवार थे उनका दबदबा ज़्यादा था, मतलब उस टाइम पे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। और इसी वजह से जो मुग़ल साम्राज्य थे उनको लगा कि ऐसी एक जो विशाल सेना है, जिसको ये पैदल सेना, उनकी ज़रूरत अब कम है, क्योंकि उनको लगता था कि जो घुड़सवार हैं वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रोफेशनली ट्रेंड पैदल सोल्जर्स की ज़रूरत कम है। द रूरल एरियाज हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। तो उस टाइम पे क्या होता था बेटे, जितने भी विलेजेस के एरियाज थे वहाँ से जो शस्त्र वाले किसान थे वो बड़ी संख्या में थे, और उसी के साथ साथ जो ज़मींदार थे वो भी मुग़लों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही प्रोवाइड करते थे। So a change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। तो अब क्या हुआ बेटे, एक नया दौर आया 18वीं सदी में, जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करने लगे और उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। तो एक चेंज देखने को मिला। तो यही पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट की। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपोय आर्मी। तो अब क्या हुआ बेटे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना की भर्ती शुरू की तो उन्होंने भी गांव के जो एरियाज़ के जो पीजेंट्स थे या ज़मींदारों से जो पीजेंट्स थे उनको अपनी सेना में भर्ती किया, और उनकी सेना को सिपोय आर्मी बोला गया। जैसे बेटे हम नवाब बोलते थे और ब्रिटिशर उसी वर्ड को नबोब बोलते थे, उसी तरह से हम सिपाही बोलते हैं और वो उसको सिपोय बोलते थे। तो ऐसी ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उन्होंने भी ये तरीका अपनाया, और अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को सिपोय आर्मी का नाम दिया। So as warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement of the company's army declined। तो जैसे जैसे बेटे 1820 के दशक में जो युद्ध की तकनीकें थी वो धीरे धीरे बदलने लगी, तो इस वजह से कंपनी को भी सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम महसूस होने लगी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वर फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। तो बेटे अब क्या हुआ था, 1820 के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा में, अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके पास बंदूकें थी। ठीक है, तो अब बंदूक वाले सोल्जर्स के आगे हमारे जो घुड़सवार वाले सोल्जर्स थे वो नहीं टिक पा रहे थे। तो इस वजह से कंपनी को लगा कि हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेटे मस्केट नाम की जो बंदूक है ये एक भारी बंदूक होती है जो पैदल सिपाही यूज़ करते हैं, और मैचलॉक नाम की जो बंदूक है ये शुरुआती दौर की बंदूक थी जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी। तो
The soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. तो अब क्या हुआ, कंपनी को भी सेना के सिपाहियों के बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और इसीलिए उनको लगा कि पैदल टुकड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटे यहाँ पे हमने दो चेंजेस देखने को मिले कि मुग़ल आर्मी के दौरान जो घुड़सवार थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के रूलिंग पीरियड में जो पैदल सोल्जर्स थे उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill, and discipline that regulated their life far more than before. तो बेटे जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि हमें एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर विकसित करना चाहिए जिससे कि सारी सेना को बराबर सभी चीज़ें आती हों। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिपाहियों को यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। तो अब क्या हुआ बेटा, जितने भी सैनिक थे उनको यूरोपीय ढंग का जो प्रशिक्षण था, अभ्यास था और अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिसका उनके जीवन पर पहले से भी ज़्यादा नियंत्रण हो गया। So often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। तो अब क्या हुआ बेटे, जितने भी आर्मी तैयार की गई थी उनमें कहीं ना कहीं हर तबके के लोग आए थे, हर कास्ट के लोग आए थे। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम सामने आई थी और वो क्या थी कि जितने भी जो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज़ों ने जो जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करके उन सैनिकों को भर्ती कर लिया था, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जातिज़्म फैली हुई थी। मतलब जो उच्च जाति के जो लोग थे वो नीच जाति के लोगों के साथ वर्क नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आ रही थी। So could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? तो क्या बेटे उस टाइम पे वो लोग जो थे वो अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से छोड़ सकते थे, या वो खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही अपने आप को वो मान रहे थे? तो क्या क्या हुआ था उस टाइम पे? व्हाट डिड द सिपाहीज फील, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर। तो बेटे उस टाइम पे सिपाहियों ने क्या महसूस किया, उन्होंने अपने जीवन और अपनी पहचान किस तरह से बनाई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। So the revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys। तो बेटे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो सिपाही थे वो अपनी पहचान कर रहे थे कि वो कौन है। इस बात के एहसास में जो जो चेंजेस आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा, और 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों के इस दुनिया की एक झलक भी देखने को मिलेगी। सो नाउ वी आर रीडिंग द कंक्लूजन, जो कि इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। तो इस तरह से बेटे जो हमने इंसिडेंट्स इस चैप्टर में रीड किए, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक क्षेत्रीय कॉलोनियल पावर के रूप में नज़र आई, मतलब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नज़र आई। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process। तो कंपनी को अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाने में जो स्टीम इंजन की जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे सामने आई उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea। तो उस टाइम पे बेटे क्या होता था कि समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, और उसी टाइम पे स्टीम टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, मतलब स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया। सो स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू ए फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो अब क्या हुआ, जो भाप से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण हुआ बेटे स्टीम इंजन की वजह से, तो उससे क्या हुआ, जो यात्रा थी वो 3 हफ्तों में ही पूरी हो जाती थी।
तो ऐसा होने के बाद बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे वो अपने परिवारों के साथ भी भारत जैसे दूर देश में आने लगे, क्योंकि पहले टाइम ज़्यादा लगता था तो लोग इसीलिए नहीं आते थे, लेकिन जब टाइम कम लगने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आने लगे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. तो 1857 तक बेटे जो भारत जैसा जो सब कॉन्टिनेंट था, उपमहाद्वीप था, उसके 63% एरिया पे और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। So combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. तो बेटे हालांकि उन्होंने 63% एरिया और 78% आबादी पर ही कंट्रोल कर रखा था, लेकिन बाकी का जो एरिया और आबादी थी उस पर भी कंपनी का इनडायरेक्ट इफेक्ट था। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सो दिस वी हैव रीड इट बेटा इन दिस चैप्टर। फर्दर वन पैराग्राफ अबाउट द स्लेव ट्रेड इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस चैप्टर, कि उस समय पर साउथ अफ्रीका में किस तरह से दास व्यापार किया जाता था, मतलब जो इंडियंस यहाँ से जाते थे उनको दास माना जाता था। सो बेटे आप इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है। सो हेयर वी हैव completed our chapter and we will meet all of you in our next video. Till then, take care and have a nice day.